अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स के अंदर। और हम बात कर रहे हैं जनाब, आपको याद है ना किसकी? हम बात कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स की। और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हमने कंप्लीट कर ली है। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल हम पूरे कर चुके हैं। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस के जो दो मेन रिएक्शन हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी समझ चुके हैं। और अब आपने और मैंने जो चीज़ डिस्कस करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है वो क्या है? हमने बात करनी है आज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो मैं लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जैसे कि इस बोर्ड पे बनी हुई डायग्राम से भी आपको समझ आ रहा होगा, मैंने आपको समझाया था कि इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम ज़रा इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हम चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं वो चीज़ें क्या क्या थी, ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। नंबर 1, आपको याद है ये जो ब्लैक कलर से मैंने ये लेयर यहाँ बना रखी है, मैंने आपको बताया था कि ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। उसके बाद मैंने आपको अंदर ये जो स्पेस था इसका नाम बताया था कि दैट वाज दी थाइलाकोइड स्पेस, आपको अच्छी तरह से याद होगा। फिर हमने बात की थी कि थाइलाकोइड ग्रेना का पार्ट है, और हमने देखा था कि ग्रेनम में प्लेट हैं, जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है प्लेस होती जाती हैं, तो उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और जो साइड वाला पार्ट होता है वो नहीं दबता। मिसाल के तौर पर अगर ये एक ग्रेनम है, लेट सपोज ये एक ग्रेनम है, और ये इसके साथ यहाँ पर दूसरा ग्रेनम इसके बराबर में मौजूद है, तो आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हो कि इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये पार्ट तो कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है, बट ये जो साइड वाला ये वाला पार्ट है ये दब नहीं रहा है, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है ना। तो इसका ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको मैंने बताया था नॉन एप्रेस्ड, और जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम एप्रेस्ड रीजन का नाम भी देते हैं, ठीक है? ओके, तो ये बात हमने की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब हम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को देखते हैं तो इसके अंदर हमें सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नज़र आते हैं, हमें प्लास्टोक्विनोन नज़र आता है, प्लास्टोसाइनिन नज़र आता है, फेरिडोक्सिन नज़र आता है, हमें और भी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर दो फोटो सिस्टम नज़र आ रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 ये रहा एंड फोटो सिस्टम 1 ये रहा। नाउ दिस इज द फोटो सिस्टम 1। हमने बात की थी कि फोटो सिस्टम 2 एप्रेस्ड रीजन में, फोटो सिस्टम 1 नॉन एप्रेस्ड रीजन के अंदर होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में नज़र आ रहा है, इसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे। ये NADP रिडक्टेज क्या है और ये ATP सिंथेज क्या कर रहे हैं, इन सब की हमने बात करनी है आज के इस लेक्चर में, ठीक है? तो हम आज का अपना काम शुरू करते हैं। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है? इसके एक दो नाम और भी हैं, हम उसकी बात करेंगे कि उसकी वजह क्या है, उसके नाम वो क्यों दिए गए, और हम ये सारी बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखें, एक बात आपने याद रखना है कि जितना भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वो नैनो सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। यानी वो इतनी तेज़ी के साथ कंप्लीट होता है जैसे कोई बिजली जो है वो चमक के जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप देखते हैं बारिश होती है और बादल आए हुए होते हैं, घटाए आए हुए होते हैं, तो एकदम बिजली चमकती है, बिजली चमक के एकदम गायब हो जाती है। तो बिजली चमक के गायब होने में जितना टाइम लगता है ये उससे भी ज़्यादा जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। बट बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे रॉबर्ट हिल थे, जैसे वहाँ पर मेल्विन केल्विन थे, उन सब ने मिलके इन रिएक्शंस के ऊपर काम किया और हमें इनकी डिटेल से जो है वो आगाह किया, हमें डिटेल के बारे में इनकी बताया। अच्छा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि मैं जब यहाँ आपसे बात करूँगा तो मैं आपसे टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपल करके समझाऊँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ताकि बात आपको समझ में आए, ठीक है? और इक्वेशन बैलेंस आप जो है वो खुद करते रहिएगा। हम इक्वेशन बैलेंस किए बगैर इस प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि एक दफ़ा प्रोसेस हम समझ गए तो फिर इक्वेशन वगैरह बैलेंस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक हो गया? तो देखें कहानी कहाँ से शुरू होती है, उसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम हमारा लगेगा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है, क्योंकि जब ये वीडियो ख़त्म होगी इंशाल्लाह तो आपको ये सारा का सारा जो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल समझ आ चुका होगा और याद हो चुका होगा। ओके, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो आइए देखते हैं। अब देखें होता क्या है, होता ये है, कहानी शुरू होती है फोटो सिस्टम 2 से। अच्छा, फोटो सिस्टम 2 को फोटो सिस्टम 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में हुआ था, और फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? आप ये देखिए कि मैंने फोटो सिस्टम के साथ इसके ऊपर ही एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बनाया है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि एंटीना कॉम्प्लेक्स कलेक्शन थी पिगमेंट की जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते थे, याद है ना? और अपनी एनर्जी सारी किसको दे देते थे? एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, जो रिएक्शन सेंटर में होता था। याद आ रहा है ना आप लोगों को? तो अब देखें होता क्या है, लेट सपोज ये एक फोटोन ऑफ लाइट है और ये आके फॉल हुआ किसके ऊपर? ये आके फॉल हुआ फोटो सिस्टम 2 के ऊपर।
अब आपको पता है सनलाइट के अंदर बड़ी एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी क्या करेगी, इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब ये सनलाइट फॉल करेगी तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए बैठा है उसको, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाके जंप करते हैं, और जब वो जंप करते हैं तो एनर्जी लूज़ करते हैं। ऐसे ही था ना, आपको याद है ना, याद रहे रेड लाइट वाला जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन लेवल 1 पे और ब्लू लाइट वाला 2 तक जो है वो पहुंचा सकता है। खैर बहरहाल, अच्छा आप देखें, बड़े इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है, वो ये कि जब हम फोटो सिस्टम 2 के इस पूरे पिगमेंट कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो हमें पता लगता है इसको हम नाम देते हैं P680 का, ठीक है। अब यहाँ पर जो P है, P इज़ फॉर पिगमेंट, और 680 वो वेवलेंथ है सनलाइट की, जिसको ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एज ए होल एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है। अच्छा अब याद करें, जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, आपको पता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 से ऑक्सीडेशन हो गई। अब आप ये सोचिए समझिए कि अगर बार बार ये फोटोन इसके ऊपर फॉल करते रहे और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते रहे तो कितना काम ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें किसी तरीके से इस फोटो सिस्टम 2 ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है इसको वापस देना है। और इसको हम कैसे वापस देंगे, आपको पता है, यहाँ पर हम तोड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, और इसके बारे में 2 थ्योरीज हैं। आपकी किताब ही कह रही है कि ये सनलाइट से यानी फोटोन की मदद से टूटेगा, फोटोन की मदद से टूटेगा, और जितनी भी अच्छी टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ेंगे वो ये कहती हैं कि इस वाटर को तोड़ने के लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों बातें आपको मिलेगी। बहरहाल हमने चूंकि अपनी किताब को फॉलो करना है तो हम इसको फोटोन से ही तोड़ेंगे। अब जब ये टूटेगा, जब ये वाटर टूटेगा फोटोन से यानी लाइट से, तो ये 3 चीज़ें जनरेट करेगा। नंबर 1, ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास, फोटो सिस्टम 2 के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, और टूट के अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फोटो सिस्टम 2 को, और फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करता जाएगा। सही है, समझ आ रही है बात। उसके बाद देखिए, उसके बाद नंबर 2, यहाँ पे क्या रिलीज़ होगी, यहाँ पे रिलीज़ होगी ऑक्सीजन, और आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है ये चली जाएगी एयर के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ना। और नंबर 3, यहाँ पर रिलीज़ होंगे प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आइंस, और ये चले जाएंगे जनाब अली थाइलेकोइड स्पेस के अंदर। कहाँ चले जाएंगे, थाइलेकोइड स्पेस के अंदर। अच्छा याद रहे, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि नॉर्मली जब वाटर टूटता है, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा है, तो वाटर जब भी टूटता है तो वो हाइड्रोजन आइंस में और हाइड्रोक्सिल आइंस में टूटता है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वाटर ऐसे क्यों टूट रहा है, ये बात, ये मैकेनिज्म स्टिल अननोन है, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग का मैकेनिज्म है वाटर का, आपने याद रखना है, ये इस तरह से कैसे हो रहा है, ये बात अननोन है, अब तक किसी को भी मालूम नहीं है, ठीक है बेटे। ये बात आप समझ गए। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ से फोटोन निकला, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाया, इस इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने से फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा किया वाटर ने इसको टूट के इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन को एयर में रिलीज़ करवा दिया, और प्रोटॉन दे दिए जो कि थाइलेकोइड स्पेस के अंदर चले गए। ठीक हो गया, बात समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा अब ज़रा देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेल के लिए बड़े हार्मफुल हो सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रखे हुए हैं, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इसमें से पहला जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन या PQ, ठीक है। तो ये जो PQ है, इसको हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है तो इसकी एनर्जी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब ये क्या करता है, अब ये प्लास्टोक्विनोन से जंप करता है और जंप करके इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास चला जाता है। जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि साइटोक्रोम B6F एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइटोक्रोम B6F इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और ये डायमर
और ये एक डायमर है। डायमर का मतलब क्या हुआ, ये 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई जो है वो बड़ी थीसिस लिखने नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ अपने लेवल के मुताबिक उसको समझना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब ये साइटोक्रोम प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा तो इस जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्लास्टोक्विनोन इस्तेमाल करेगा। और प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, आपको पता है ना, थाइलेकोइड के बाहर क्या होता है, थाइलेकोइड के बाहर स्ट्रोमा होता है। तो ये प्लास्टोक्विनोन अब ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, बाहर हमारा क्या है, बाहर हमारा स्ट्रोमा है, बाहर क्या है हमारा, बाहर हमारा स्ट्रोमा है। तो ये प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आइंस को पंप करता है और पंप करके थाइलेकोइड स्पेस के अंदर पहुंचा देता है, ठीक हो गया। यानी प्लास्टोक्विनोन ने इस जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया, और इस जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन आयन मौजूद थे उन हाइड्रोजन आइंस को थाइलेकोइड स्पेस के अंदर पंप कर लिया। अब देखो, थाइलेकोइड स्पेस में हाइड्रोजन आयन 2 जगह से आ रहे हैं, एक स्ट्रोमा से आ रहे हैं जो यहाँ से पंप हो रहे हैं, और दूसरे वाटर के टूटने से आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थाइलेकोइड स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और ये बाद में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब याद रहे, इलेक्ट्रॉन का साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बाद जाना फोटोसिंथेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ चला गया, तो इसको कंसीडर किया जाता है कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। खैर बहरहाल, अब इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है, ये फिर यहाँ से जंप करेगा, और फिर जब ये यहाँ से जंप करेगा तो ये चला जाएगा एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, जिसको हम नाम देते हैं प्लास्टोसाइनिन का। यहाँ से ये अपनी फाइनल जंप करेगा, और फाइनल जंप करके चला जाएगा किसके पास, यहाँ से चला जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक हो गया। दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें तो क्या हुआ, फोटोन था, फोटोन ने आके फॉल किया किसके ऊपर, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। फोटो सिस्टम 2 के पास जो पिगमेंट्स हैं वो 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ, एक्साइड होकर उसने जंप किया, और जंप करके वो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन के पास चला गया। देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, बट प्लास्टोक्विनोन में ऐड हुआ है तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम चल रही होती है, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। पता है ना आप लोगों को, रिडॉक्स रिएक्शन, मैं लिख दूँ उधर, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चल रही होती हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर टूटा, वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को दिया, ऑक्सीजन एयर में रिलीज़ कर दी, और हाइड्रोजन आयन पंप कर दिए, भेज दिए कहाँ पर, थाइलेकोइड स्पेस के अंदर, ठीक हो गया। पंप करना सही नहीं है, पंप कहना सही नहीं है, भेज दिए थाइलेकोइड स्पेस के अंदर। अभी इलेक्ट्रॉन जंप करके जो प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचा था, इसके में अभी बहुत एनर्जी बाकी है, तो प्लास्टोक्विनोन से जंप करके जाएगा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास। तो जब ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचा तो मैंने आपको बताया कि इस स्टेप को मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो स्टेप है जहाँ से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास जा रहा है, इसको फोटोसिंथेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो कंसीडर किया जाता है। रेट लिमिटिंग स्टेप से मुराद कि अगर ये नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का नहीं होगा, ओके। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब प्लास्टोक्विनोन से ये जा रहा था साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, तो इस जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया प्लास्टोक्विनोन ने बाहर स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन आयन मौजूद थे उन हाइड्रोजन आयंस को उठाया, और हाइड्रोजन आयंस को उठा के पंप कर दिया, कहाँ पर, उनको पंप कर दिया थाइलेकोइड स्पेस के अंदर। तो थाइलेकोइड स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन 2 सोर्सेज से आपको नज़र आ रहे हैं। पहली सोर्स आपके सामने है, वाटर से आया, और दूसरा स्ट्रोमा से आया। तो हमारा जो थाइलेकोइड स्पेस है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया इन 2 एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली जो है वो चल रही है, ठीक हो गया। उसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके गया प्लास्टोसाइनिन के पास। PC इज़ प्लास्टोसाइनिन, मैं यहाँ लिख दूँ PC इज़ प्लास्टोसाइनिन।
और प्लास्टोसाइनिन से फिर इसने फाइनल जंप ली और ये चला गया किसके पास, फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा आप देखें, जिस तरीके से फोटो सिस्टम 2 के पास एंटीना कॉम्प्लेक्स था और ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे थे, देखिए फोटो सिस्टम 1 के पास भी तो एंटीना कॉम्प्लेक्स है और ये भी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर फोटो सिस्टम के पास एंटीना कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इसके ऊपर भी फोटोन ने आके फॉल किया, इसके ऊपर भी फोटोन ने आके फॉल किया, सही है। जब फोटोन ने आके फॉल किया तो इसके पास जो पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं P700 फोटो सिस्टम 1 के पास, क्योंकि ये पिगमेंट जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एज ए होल। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा जब इसको फोटोन मिलेगा तो ऑब्वियसली इसको भी एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और एक्साइट होकर जंप करेगा, सही है ना। अब आप देख रहे हो जैसे ही फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इस इलेक्ट्रॉन ने जो फोटो सिस्टम 2 से घूमता हुआ आ रहा था उसने पूरा कर दिया। तो फोटो सिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसने पूरी की, उस इलेक्ट्रॉन ने जो फोटो सिस्टम 2 से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, आसान हो गया बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जिसको हम कहते हैं फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन, FD इज फॉर फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन ये एक आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से जंप करेगा, आपको पता है, और जंप करके ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा एक एंजाइम के पास जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। ठीक है, अब NADP रिडक्टेज क्या करेगा, देखिए ज़रा। NADP रिडक्टेज इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, और आपको पता है एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम रिएक्शंस को कैटेलाइज करवाते हैं। वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके देखें क्या करेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि हमारा काम और अच्छा हो जाए। ये इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और NADP को रिड्यूस करवाएगा, मिलाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और रिड्यूस्ड NADP बना लेगा। आपको पता है जिस चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो जाए इसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात आपको। तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चेन बन गया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगाना शुरू किए, जंप करना शुरू किए, और वो जंप करते 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 फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास, वहाँ से फोटोसिस्टम 1 के पास, वहाँ से फेरिडॉक्सिन के पास, और वहाँ से NADP रिडक्टेज के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा आपको चेन नजर आया इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया, यहाँ बात समझ आ गई। अच्छा आप देखिए, अब आपको मैं ये बात बता चुका हूँ कि बाहर जो है वो स्ट्रोमा है, बाहर क्या है, वो स्ट्रोमा है, सही। अब अंदर क्या है, थाइलेकोइड स्पेस है, ये थाइलेकोइड स्पेस है, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। आपको बात समझ आ रही है। अब ये जो थाइलेकोइड स्पेस है, जब हम इस थाइलेकोइड स्पेस को देखते हैं तो इसके अंदर हमने बात की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और बाहर स्ट्रोमा के अंदर इसके मुकाबले में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, अब आपको पता है क्या होगा, चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती हैं, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन आयन को कहा जाएगा या डिज़ाइन इस तरह से किया जाएगा कि ये इस ATP सिंथेज से गुजरे। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन आयन क्या है, प्रोटॉन्स हैं, केमिकल्स हैं, और केमिकल्स के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करने को थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कीमी ऑस्मोसिस कहा जाता है। मैं कहाँ लिखूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कीमी ऑस्मोसिस। कीमी ऑस्मोसिस, तो व्हाट इज कीमी ऑस्मोसिस, इट इज मूवमेंट ऑफ आयंस। आप देख रहे हो ये आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration via semi permeable membrane। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आयंस की मूवमेंट होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कीमी ऑस्मोसिस का। अब देखो होगा क्या,
जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर जाएंगे तो इन ड्राइविंग हाइड्रोजन आयन्स की एनर्जी को एटीपी सिंथेज इस्तेमाल करेगा। और एटीपी सिंथेज क्या करेगा, इसको ऐसे इस्तेमाल करेगा कि ये एडीपी को मिलाएगा फॉस्फेट के साथ और एटीपी बना लेगा, एटीपी बना लेगा, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ से आई है, ड्राइविंग हाइड्रोजन आयन्स की एनर्जी से आई है। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब 3 हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज से गुजर जाते हैं तो इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि एक एटीपी बन जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि 3 हाइड्रोजन आयन when pass through ATP synthase will generate 1 ATP। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आप इसको याद कर लीजिए और उसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने चीज़ आ गई है, नाउ दिस इज़ दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे मैंने आपसे कुछ बातें और करनी है, मैं आपसे वो बातें करता हूँ। अब ये पूरा डायग्राम जो है वो बिल्कुल से ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा घिचपिच हो गया, तो ये थोड़ा सा हमारे पास बोर्ड और बड़ा होता तो ये और अच्छी होती है। अब यहाँ पर 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने हैं। तो आइए अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम समझें तो मैं ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से मिटा लेता हूँ क्योंकि मुझे लिखने के लिए स्पेस चाहिए होगा। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें, ये वाली चीज़ें यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा। जी हाँ, तो अब ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ अवेलेबल हो गई। अच्छा, अब ज़रा देखिए, अब आप याद कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एडीपी के साथ फॉस्फेट मिल रहा है, यानी फॉस्फेट ऐड हो रहा है ना। तो आप याद कर लो, पहली बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि जब भी फॉस्फेट ऐड होते हैं तो द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, तो आप सबको पूछ ले भाई फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो आप उसको सीधा बोलें इट इज़ एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की एडिशन को आप PO4 विद नेगेटिव चार्ज, इसको आप फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये ADP फॉस्फेट से मिल रहा है और ATP बना रहा है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ कि इस फॉस्फोराइलेशन को करवाने वाली एनर्जी कहाँ से आई, तो आप बोलेंगे सर ये जो हाइड्रोजन आयन ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से आई, कीमियो ऑस्मोसिस हो रही है। अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूँ कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ कहाँ से आए, ठीक है। आप बोलेंगे सर 2 सोर्स से आए, क्योंकि हमने पढ़ा है, एक तो वाटर को तोड़ा सनलाइट ने, वहाँ से आए। दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके फिर यहाँ पंप किए गए। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं इसकी एनर्जी कहाँ से आई, तो आप बोलेंगे सर फोटॉन से आई, क्योंकि फोटॉन ने उनको एनर्जाइज किया और उन्होंने जंप करना शुरू किया। ऐसे ही हुआ ना। तो देखिए समझ में बात क्या आ रही है, समझ में बात ये आ रही है कि इस ADP को फॉस्फेट से मिलाने वाली जो अल्टीमेट एनर्जी की सोर्स है, जो अल्टीमेट एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो फोटॉन से आ रही है, वो सनलाइट से आ रही है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ एडिशन ऑफ फॉस्फेट, इट इज़ एडिशन ऑफ फॉस्फेट बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो आप फॉस्फेट को ऐड करते हो, इस प्रोसेस को आप नाम दे देते हो किसका, फोटोफॉस्फोराइलेशन का। समझ आ गई बात। तो फोटॉन की एनर्जी को अल्टीमेटली इस्तेमाल किया गया था थैलेकोइड स्पेस के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए। क्लियर हो गई बात, ये बिल्कुल सब क्लियर हो गई। अच्छा मेरी बात सुनो, अब देखो एक और बात, फिर ये हम काम बस एंड कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकला, क्या वो फोटो सिस्टम 2 के पास वापस आया? अच्छा, अब ये तो आप कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी तो हो गई, मगर वो इलेक्ट्रॉन वाटर ने दिया।
जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकला क्या वो वापस आया? वो तो वापस नहीं आया। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकला क्या वो फोटो सिस्टम 1 के बाद वापस आया? नहीं आया। फोटो सिस्टम 1 के बाद फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन आया। तो ये प्रोसेस आपको क्या लगता है, साइक्लिक हुआ या नॉन साइक्लिक हुआ? नॉन साइक्लिक हुआ। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। अब आपको समझ आ गई होगी बात कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन हो रही है फॉस्फेट की वो सनलाइट की वजह से हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से और 1 से, वो फोटो सिस्टम 2 और 1 के बाद वापस नहीं आ रहे। अब आप अगला सवाल इमीडिएट मेरे से करेंगे कि सर अगर कोई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो क्या कोई साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होती है? फोटोफॉस्फोराइलेशन बिल्कुल होती है। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर जो फोटो सिस्टम है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से घूम के वापस फोटो सिस्टम के पास ही आ जाता है, उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बट जब वो हम कभी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो हमें उसको पढ़ना नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, आखिरी बात मैंने आपको बताया कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड कीमियोऑस्मोसिस, है ना। उसमें क्या होता था, आयंस फ्लो करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पर इस कीमियोऑस्मोसिस हो रही है हाइड्रोजन आयन की थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? एटीपी बन रहे हैं। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं कीमियोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अभी आपको बात समझ आई? यानी कीमियोऑस्मोसिस हुई हाइड्रोजन आयन की थ्रू थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, जो कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और जब ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकले तो इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी बनाए गए। तो कीमियोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? तो ये जनाब वाली आपका लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है आपके जहन में, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सवाल लिखिए। आपको पता है मैं हर सवाल के जवाब खुद आपको देता हूँ, तो मैं आपके इंशाल्लाह हर सवाल के जवाब जो है आपको खुद दूंगा। ठीक है? सिंपल करके पढ़िए, आसान करके पढ़िए, टेक्निकलिटीज़ के चक्कर में ना पढ़िए। जितना टेक्निकलिटीज़ के चक्कर में पढ़ेंगे उतना आप ज़्यादा परेशान होते चले जाएंगे। सिंपल बात याद रखिए। अब आखिरी बात, एंड में हम आखिरी बात, लास्ट बात करेंगे। अब हमने लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस में बनाया क्या? हमने लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस में 2 एनर्जी रिच कंपाउंड बनाए हैं। एक एनर्जी रिच कंपाउंड हमने बनाया है NADPH, ये रहा। तो ये नंबर 1 कंपाउंड है जो हमने बनाया है, और दूसरा हमने ATP बनाया है, ये रहे। ठीक है? तो अब हम इस NADPH को, तो अब लाइट रिएक्शन में हमने हासिल क्या किया? लाइट रिएक्शन में हमने हासिल ये किया कि हमने यहाँ पर 2 एनर्जी रिच कंपाउंड बनाए। उनमें से एक कंपाउंड है NADPH और दूसरा कंपाउंड है ATP। अब इन दोनों कंपाउंड को हम इस्तेमाल करेंगे डार्क रिएक्शन में, और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करके केल्विन साइकिल में, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक हो गया? तो बस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आप मेरा चैनल देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ। जब भी सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने दोस्तों को, सबको बताइए कि ये लेक्चर उनके जो है वो काम आ सकते हैं। अगर किसी की मदद हो जाए तो अच्छा है। ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह केल्विन साइकिल की, और हम ग्लूकोज बना के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ऑफिशियली जो है वो कॉल ऑफ करेंगे। ठीक है बेटा? अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।